Hello students, let us carry on the topic Russian Revolution. Yesterday we have discussed सोशलिज्म इन रसिया और सोशलिज्म इन रसिया में मैंने आपको बताया था यहाँ पर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी वाज सेटअप बाय इन 1900 बाय लेनिन। ठीक है, और यही सोशलिस्ट जो पार्टी थी ये आगे चल के टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। और वो टू पार्ट्स कौन से थे? एक तो बेटा बोल्शेविक था और एक मनसेविक। बोल्शेविक और मनसेविक में दोनों में अलग आइडियोलॉजी क्या थी? बोल्शेविक थे, जिसका हेड था वो लेनिन था। वो ये चाहते थे कि जिस तरह से जो जार है, जार की जो ऑटोक्रेसी है यहाँ पर, तो इस तरह की सोसाइटी में, इस तरह के रसिया में जहाँ पर जार जैसे शासक रूल कर रहा है, जार जैसे शासक जो रूल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भाई मेंबर्स हैं वो कंट्रोल्ड होने चाहिए और अच्छे मेंबर्स होने चाहिए, क्वालिटी वाले मेंबर्स होने चाहिए, कम मेंबर्स हों चाहे पर अच्छे मेंबर्स हों। जबकि मनसेविक वाले ये चाहते थे कि भाई जितने भी आ जाए, जो भी लोग इसके फॉलोवर्स हैं पार्टी के, जो भी इससे जुड़े, उन सभी को हमें इसकी मेंबरशिप दे देनी चाहिए। ठीक है, जैसे जर्मनी में हुआ। उसके बाद में यहाँ पर हुआ बेटा ए टर्बुलेंस टाइम इन 1905 रिवॉल्यूशन। यहाँ पर क्या उथल पुथल का टाइम क्या था या रिवॉल्यूशन क्या थी? 1905 के समय में क्या हुआ था? एक रिवॉल्यूशन हुई थी और वो रिवॉल्यूशन क्या थी वो देखते हैं। रसिया में आपको पता है उस टाइम रिवोल्यूशनरी या ऑटोक्रेसी थी। वहाँ पर ऑटोक्रेसी का मतलब है कि सिर्फ खुद का ही रूल करना, किसी और की नहीं मानना। ठीक है, जैसे अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन बिगनिंग इन द 20th सेंचुरी द जार वाज नॉट सब्जेक्ट। जैसे जो और अदर यूरोपियन कंट्री जो शासक थे उनकी तरह से उनकी तरह से नहीं था, जार किसी संसद के अधीन नहीं था। यहाँ पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत जो अन्य जो यूरोपीय शासक थे वो क्या थे? किसी ना किसी किसके अंडर में थे बेटा? किसी संसद के अंडर में थे, किसी पार्लियामेंट के अंडर में थे। जबकि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो जार को कंट्रोल कर सके। ठीक है, कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं थी। अब यहाँ पर क्या है, लिबरल्स ने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किया कि भाई यहाँ पर ऐसी पार्लियामेंट होनी चाहिए जो किसी तरह से जार को कंट्रोल कर सके। सोशल डेमोक्रेट्स को लिया उन्होंने साथ में, और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे ना, समाजवादी जो क्रांतिकारी थे, उन सभी को एक साथ लेके उन्होंने ऐसी मुहिम से स्टार्ट कर दी कि एनी हाउ हमें यहाँ पर ऐसी कोई संस्था बनानी है, पार्लियामेंट बनाना है जो राजा को कंट्रोल कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद में जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने 1905 की जो रिवोल्यूशन थी उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड की। और वो उनको सपोर्ट किसका मिला हुआ था बेटा? मुस्लिम डोमिनेट जो आपका पोलैंड था उसमें जदीदी थे, मुस्लिम्स थे, ये मुस्लिम्स थे, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ था। तो इन्होंने भी कहा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। जो ये जदीदी जो थे ये मुस्लिम थे और ये मुस्लिम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, तो इन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। ठीक है, यहाँ इसमें बताया बेटा 1904, इससे पहले की घटना बता रही हूँ। 1904 का जो ईयर था वो बहुत बेकार था रशियन वर्कर्स के लिए। जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, रियल वेजेस जो वहाँ के थे वो बहुत ज़्यादा ना प्राइसेस बढ़ गए थे, जबकि जो वेजेस थे वो 20% तक घटा दिए थे, मजदूरी थी वो 20% तक घटा दी थी। मेंबर्स ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली, मतलब मजदूर जो संगठनों की सदस्यता में भी बहुत स्पीड से बढ़ने लगे थे। मजदूर भी, उनके ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। यहाँ इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि 1904 में पुतली जो आयरन जो कंपनी थी उसके उनके वर्कर्स को हटा दिया था, जिसके बाद में 1904 में ही गठित हो गई थी कौन सी? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स 1904 में सेटअप हो गई थी उनके अगेंस्ट में। फिर उसके अगले ही दिन 11,000 लोगों ने 11,000 नहीं है सॉरी 1,10,000 वर्कर्स ने भी वहाँ पर पीटर्सबर्ग में जाने से मना कर दिया और वो स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, उन्होंने डिमांड भी क्या रखी कि भाई काम के घंटे 8 घंटे होने चाहिए बहुत, और हमारी वेजेज को बढ़ाया जाए, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। ये 3 कंडीशंस रखी, उन्होंने स्ट्राइक्स भी स्टार्ट कर दी। इसी के चलते व्हेन द प्रोसेशन ऑफ द वर्कर्स लीड बाय द फादर गेपोन, जो फादर वहाँ के एक वो थे
पादरी थे उसके चर्च के। और ये जो भीड़ थी, जो 1,11,10,000 के करीब जो लोग थे, इनका लीडरशिप कौन कर रहे थे बेटा? लीडर कौन थे? फादर गैपोन थे। विंटर पैलेस की तरफ वो जाने लगे, और तो पुलिस और मतलब घुड़सवारों पर आए, तो उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया। और इसी टाइम 100 वर्कर्स वर किल्ड, अबाउट 300 वाउंडेड, और इसमें इतने मर गए थे 100 के करीब, और 300 के करीब घायल हो गए थे। इसी दिन को क्या बोला जाता है? ब्लडी संडे, एंड स्टार्ट ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट केम एज द रिवोल्यूशन 1905। 1905 की रिवोल्यूशन इसको माना जाता है। बस इसी को, जो ये वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया था, यहाँ पर जो फादर गैपोन की लीडरशिप में जो लोग जा रहे थे, 100 मर गए थे, 300 के करीब घायल हो गए थे यहीं पर। इसी को बोला जाता है ब्लडी संडे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ओवर द कंट्री, पूरे देश में स्ट्राइक्स होने लगी। स्टूडेंट्स ने भी वहाँ पर स्कूल्स का वॉकआउट कर दिया था। सिविल लाइब्रेरीज यहाँ पर सिविल, ये लाइब्रेरी नहीं बेटा, लिबर्टीज है। तो इन सभी चीज़ों का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। लॉयर्स ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, और इन सभी ने, मिडिल क्लास वर्कर्स ने, इन सभी ने मिलकर क्या सेटअप कर दिया था? यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और किस चीज़ का डिमांड करने लगे थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पर डिमांड करने लगे थे। 1905 में जो रिवोल्यूशन, और फाइनली जो ये रिवोल्यूशन हुई थी बेटा, यहाँ पर यूनियन ऑफ यूनियंस जो बनाने की, जो सेटअप किया था यहाँ वर्कर्स ने, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो डिमांड की थी, फाइनली 1905 में जार ने अलाउ कर दिया एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, ड्यूमा को बना दिया था। मीन्स ड्यूमा वहाँ की क्या थी बेटा? एक पार्लियामेंट थी। रशियन पार्लियामेंट का नाम क्या था? ड्यूमा। अब ड्यूमा को उन्होंने बना तो दिया, बट आगे देखो क्या होता है। जब ड्यूमा बन चुकी थी, तो उस टाइम बहुत सारे जो ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटीज बना दी थी फैक्ट्री वर्कर्स ने। और 1905 के बाद में बहुत सारी कमेटियाँ जो यूनियंस जो थे, वो काम करने लग गए थे अनऑफिशियली। ध्यान रखना, क्योंकि उनको क्या डिक्लेयर कर दिया था बेटा? गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया था उनको। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा दी थी। और फिर जो ड्यूमा जो अभी बनी थी, उस ड्यूमा को, पहली ही ड्यूमा को 75 डेज के अंदर अंदर क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया था। उसने जो प्रपोजल लिया, जो डिसीजंस लिए, उनको डिसमिस कर दिया था। सेकेंड वाली को भी उन्होंने 3 मंथ्स के अंदर अंदर डिक्लेयर कर दिया। एनी हाउ, दूसरी देखो, ही डिड नॉट वांट, ही का मतलब कौन है यहाँ पर? राजा नहीं चाह रहा था दैट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शंस इन हिज पावर। तो और वो राजा जो जार निकोलस सेकंड था, वो नहीं चाह रहा था कि उनकी पावर पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाला हो। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा, और उन्होंने वोटिंग लॉ को भी उन्होंने चेंज किया। और जो थर्ड ड्यूमा थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस करके कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को उसके अंदर बैठा दिया। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं बेटा? रूढ़िवादी, जो पहले की तरह से जो आपका जो मोनार्की सिस्टम था, जो उन्हीं को फॉलो करता था। तो ट्रेडिशनल जो वर्कर्स थे, जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी वाले जो एक ग्रुप था कंजर्वेटिव्स, उनको उसके अंदर भर दिया। लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज को बिल्कुल एकदम बाहर कर दिया था। अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता होना चाहिए कब से कब तक हुआ था बेटा? 1914 to 1918। जब रसिया में ये रिवॉल्यूशन चल रही थी, रशियन रिवॉल्यूशन, उसी बीच क्या चल रहा था बेटा? यहाँ पर वर्ल्ड वार फर्स्ट। अभी और उसमें जो रसिया था, वो भी वर्ल्ड वार फर्स्ट में किसी न किसी एक ग्रुप का तो पार्ट रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी पावर थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1914 के बाद में जो यूरोपियन अलायंस था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये किस तरफ थे बेटा? सेंट्रल पावर्स। एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया, लेटर इटली एंड रोमानिया। एक ग्रुप तो था बेटा सेंट्रल पावर्स का, एक ग्रुप तो बेटा जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो एक पार्ट था सेंट्रल पावर्स का, और दूसरा जो ग्रुप था वो एक्सिस पावर्स का, एक्सिस ग्रुप्स। तो सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से थे बेटा? जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। और दूसरी तरफ जो एक्सिस थे, एक्सिस में कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन और
रसिया, उसके बाद में इटली और रोमानिया भी इसके अंदर ऐड हो गए थे। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट था, एक तरफ सेंट्रल पावर्स और दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स। ठीक है, यहाँ अब रसिया में रसिया भी उसका पार्ट था, वर्ल्ड वार फर्स्ट का बताया मैंने आपको। स्टार्टिंग में जार निकोलस सेकंड था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था लोगों के बीच में, रैलीज करता था, मतलब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और फिर उसके बाद में जैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में तो उन्होंने पब्लिक का उनको सपोर्ट भी मिला हुआ था, पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ड्यूमा के जो मेन लीडर्स थे उन्होंने लोगों से सॉरी गवर्नमेंट के जो मेन लीडर्स थे उन्होंने ड्यूमा से डिस्कशन करना बंद कर दिया। उनका बिल्कुल ही उनसे कोई भी सलाह नहीं ली कि भाई उनको फर्स्ट वर्ल्ड वार में किस तरह से क्या करना चाहिए, कितनी हेल्प करनी चाहिए, कितना नहीं। उन्होंने उनकी हेल्प लेनी, उनकी सजेशंस लेनी, बिल्कुल ड्यूमा की सजेशंस लेनी बंद कर दी। अब उसी के चलते लोगों ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। कॉमन जो पब्लिक थी उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उनका सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया। और जो जर्मन के अगेंस्ट जो पावर्स थी, यहाँ पर देखिए एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रन हाई। एंटी जर्मन मीन्स जर्मन्स के अगेंस्ट की जो पावर्स थी ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। और इसी के चलते उन्होंने क्या कर दिया था, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग क्या था, एक जर्मन नेम था। ठीक है, उसको चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया था। और उसके बाद में जो वहाँ की महारानी थी फिर जो वहाँ की महारानी थी सरीना अलेक्जेंड्रा, जो जर्मन ओरिजिन से थी, उन्होंने गलत सलाह देके, स्पेशली एक जो वहाँ का मोंक था रासपुतिन, उन्होंने गलत सलाह देके और उसको मतलब राजा को और भी ज़्यादा अनपॉपुलर बना दिया था। स्टार्टिंग में वो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट की तरफ, मतलब जो रसिया दोनों तरफ से लड़ाई कर रहा था, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट में उनकी कंडीशंस बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर बेटा जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट जिस पर वहाँ की आर्मी, जो रशियन आर्मी थी जो लड़ाई कर रही थी, उन दोनों पर ही उनकी कंडीशंस अलग अलग थी। वेस्टर्न जो वहाँ का मार्जिन था, वेस्टर्न जो आपकी वहाँ का फ्रंट था, वहाँ पर उनकी कंडीशंस रशियन उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जबकि ईस्टर्न फ्रंट पर, जहाँ पर ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सेनाएं लड़ रही थी, वहाँ पर उनकी कंडीशंस बहुत बुरी थी। और उसी के बीच में 1914 से 1916 के बीच में ऑस्ट्रिया जर्मनी की तरफ उनको बहुत बुरे तरीके से उनको हारना पड़ा। और लगभग ये बताते हैं कि 1917 तक 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो चुकी थी। ठीक है, और अब क्या हुआ, तो यहाँ से जो रशियन जो आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइज हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और अभी उन्होंने क्या किया, अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे वो सेना हार तो गई रशियन रिवॉल्यूशन, ईस्टर्न फ्रंट पर वो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान झेल रही थी, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गई थी रशियन आर्मी। अब वो क्या करती, वहाँ से पीछे हटने लगी थी। तो पीछे हट रही थी तो यहाँ पर क्या था बेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। और पीछे हटते हुए खुद ही क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को उन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया, ताकि वो क्या ना कर सके, जो पीछे वाली जो आर्मी थी, जो दूसरे कंट्रीज की जो आर्मी थी, वो वहाँ पर टिकी ना रह सके, इसलिए वो उनको सभी को डिस्ट्रॉय करती हुई आ रही थी। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर लगभग 3 मिलियन लोग शरणार्थी हो गए थे, क्योंकि सभी को वो सब बर्बाद करते जा रहे थे, तो इतने ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे। और सरकार ने इन हालातों ने, सरकार और जार, इसी सिचुएशन ने सरकार को भी और जार को भी बहुत ज़्यादा क्या बना दिया था बेटा, डिफेमस बना दिया था। सिपाही भी परेशान, सिपाही ये क्या है, सोल्जर्स डू नॉट विश टू फाइट सच एज वार। और सिपाही नहीं चाह रहे थे कि इस तरह का युद्ध लड़े, अब वो हार चुके थे, अब वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे। इंडस्ट्री पर भी, रशियन जो इंडस्ट्री थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ था युद्ध का। इंडस्ट्रीज, हालांकि इंडस्ट्री थे तो बहुत ज़्यादा कम, बट बाहर से अब उनको कोई आपूर्ति नहीं मिल रही थी। बाल्टिक जो एरिया था, बाल्टिक एरिया की तरफ से जो भी सामान उसकी तरफ आ रहा था वो जर्मन कंट्रोल में चला गया था, इसलिए वहाँ की इंडस्ट्रीज को किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो क्या हो गया था बेटा, प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया था। 1916 तक चलते चलते वहाँ की रेलवे भी बिल्कुल एकदम खत्म हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम आई कि जो एबल्ड बॉडी थी, मीन्स जो हष्ट पुष्ट थे, जो अच्छे हेल्दी पर्सन्स थे, उनको युद्ध में झोंक दिया, वह युद्ध में चले गए। अब रिजल्ट क्या हुआ, लेबर की शॉर्टेज हो गई, वर्कर्स वहाँ पर नहीं हुआ, तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। तो फूड ग्रेन्स की सप्लाई भी बहुत बड़े लेवल पर कम हो गई थी, वही आर्मी को फूड ग्रेन की सप्लाई भी नहीं मिल रही थी। और लोग शहरों में, मतलब भूखमरी बहुत ज़्यादा आ गई थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूखमरी आ गई थी,
किल्लत हो गई थी खाने पीने की, शहरों में, अर्बन एरियाज में तो बहुत ज़्यादा। और 1916 के चलते चलते तो क्या हो गया था बेटा, रोटियों की दुकानों पर अक्सर मतलब हमें ऐसे देखे जाते जो जहाँ पर पाव वगैरह जो भी मिलते थे, तो वहाँ पर मतलब लड़ाइयाँ दंगे होने स्टार्ट हो गए थे। तो वहाँ की कंडीशंस हम देखें, कुछ तो रसिया की कंडीशंस पहले से ही बेकार थी, कुछ इस फर्स्ट वर्ल्ड वार ने और भी रसिया की कंडीशंस को मिजरेबल बना दिया था। ठीक है, और ये मैं मैप में दिखा रही हूँ बेटा आपको, बाल्टिक सी, हाथ लगाओ, देखो ये है बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी की तरफ से जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन आ रहा था, बाल्टिक सी पर जर्मन आर्मीज ने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, ये वाला यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जब उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो इसको यहाँ से आने वाला सारा प्रोडक्शन बंद हो गया। तो जैसे ही प्रोडक्शन बंद हो गया तो एक तो पहले ही इंडस्ट्री वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम थी, ऊपर से अब क्या हो गया बेटा कि बाहर से भी कोई मटेरियल, रॉ मटेरियल भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अब वहाँ की इंडस्ट्रीज भी बर्बाद हो गई। अच्छे लोग थे जो हेल्दी वेल्दी थे, वो लोग भी वहाँ पर काम करना, वो लोग सारे युद्ध में मारे गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी भी तरह का मतलब प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए, भूखमरी आ गई। रसिया की कंडीशंस मिजरेबल कंडीशन हो गई थी उस टाइम, रसियन रिवॉल्यूशन के टाइम। ठीक है बेटा, इससे आगे आज का टॉपिक आपका ये खत्म होता है। नेक्स्ट थर्ड जो टॉपिक है वो मैं कल स्टार्ट करूँगी। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।